नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पॉलिटी सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसको पढ़ने जा रहे हैं। आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे यूपी पीसीएस है, आरओ एग्ज़ाम है, फिर आप देखेंगे यूपीपी की परीक्षा है, साथ ही साथ आप देखेंगे उत्तराखंड भी इसी वर्ष जहाँ तक संभव है अपना पीसीएस करा लेगा। तो उसको लेकर जो पॉलिटी सेक्शन में जितने भी प्रश्न आते हैं उसको आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं, वो भी किस चैप्टर का, जो नीति निर्देशक तत्व है उनको देखने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। थोड़ा सा इसको रफ भी कर देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य था, क्या था? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भाग में विभाजित किए जाते हैं? वो है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी में विभाजित किए जाते हैं। संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। क्या सही कथन है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों को अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आप बाध्य योग्य नहीं होते हैं। इस भाग में अधिकांश सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। किसमें? वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की भावना दिखाई गई है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए आयरलैंड से। आयरलैंड क्या है? जो ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड चारों जो ग्रेट ब्रिटेन देखेंगे उसमें 4 देश आते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो, और एक यहाँ, तो आप देखेंगे यहाँ वेल्स आएगा, ब्रिटेन आएगा, यहाँ सेशल्स आएगा मे भी जहाँ तक है, और ये जो है आपका आयरलैंड वाला हिस्सा होता है। एक बार मैप में देख लीजिए, उतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पोजीशन यही है कि जो कहते हैं नीति निर्देशक तत्व जो ब्रिटेन से लिए गए वो। संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार किया जाता है। इसमें प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया जाता है। यदि नोट देख लेते, यदि दोनों के स्थान में चयन का विकल्प ना हो तो उसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व होगा। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना नहीं लिखा है तो नीति निर्देशक तत्व रहेगा। अगर दोनों लिखा है कि 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा और कोई ऑप्शन ना हो तो आप सिर्फ नीति निर्देशक तत्व को ही चुनेंगे, बाद में प्रस्तावना को चुनेंगे। अब आगे देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका या कार्यपालिका कृत्यों पर निर्बंधित नहीं करता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है कहाँ? आयरलैंड से होती है। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? बाध्य योग्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य के देश के शासन के लिए आधारभूत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आधारभूत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को करता है। अगर धन का केंद्रीकरण होने लगेगा तो उससे क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की भावना खत्म होगी। कुछ विशेष समुदाय को ही कहते हैं तो जो संपत्ति के और आर्थिक जो नीतियां हैं उनका लाभ मिलेगा। अधिकांश जनता जो है वह क्या होगा? वह वंचित वर्ग में आ जाएगी। इसीलिए ये कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण नहीं है बल्कि धन का विकेंद्रीकरण है। स्त्री और पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। 39 याद रखिएगा। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। क्या? अनुच्छेद 40 करता है, याद रखिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के लिए 41 कुछ दशाओं में
काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार। 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अभी इसके लिए एक रोड मैप और अपने यहाँ राज्य में लागू किया गया है, वह किया गया उत्तराखंड में लागू किया गया है। हालांकि गोवा में आप देखेंगे शुरू से वहां पास था, लेकिन अभी उसी का एक जो प्रोटोटाइप बनाकर जो लागू किया गया है वह उत्तराखंड में किया गया है। अड़तालीस कृषि एवं पशुपालन का गठन। 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास। 90 ये जो है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है। मनरेगा आहत परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रवाहित है। तो जो देखेंगे भाग 3 नहीं, ये भाग 4 में है, तो ये अलग गलत हो जाएगा। अब राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का सही सुमेलित है। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समन्वय के संबंध में है। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कामगारों में भाग लेने का अधिकार है। और 48 का में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीव के बारे में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो है 39 ए में है। कृषि और पशुपालन 48 में है। ग्राम पंचायत 40 में। स्त्री पुरुष दोनों को समान जो है 39 घ में देता है। जो वेतन के बारे में बात आती ना, वो 39 घ में है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है। अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि जो है 46 में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 बी में है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन के इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाता है क्या? अनुच्छेद 40 बनाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, वह की गई है अनुच्छेद 43 ए में की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति के निर्देशक तत्व से जुड़े गए अन्य प्रावधान है क्या है? शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा। 39 का में देखेंगे समान एवं निःशुल्क विधि सहायता है। फिर 39 का में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीव से संबंधित क्या है? 48 का है। अब है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके वाद्देश है? वह है नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक रहेगी, वह नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है किसमें? जो आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। भारत के विदेश नीति का संबंध किससे है? अनुच्छेद 51 से है। भारतीय संविधान जिसके शोषण के विरुद्ध अधिक स्वीकृति करता है वह है बच्चे, स्त्री और जनजातियों के विरुद्ध है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? जो तत्व में क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें जो ड्रिंकिंग है यानी कि मद निषेधन, ये है। गौ संरक्षण के बारे में है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में 14 वर्ष से कम तक के आयु को निःशुल्क शिक्षा और नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि अब मूल अधिकार में आ गया है। अगर आप देखेंगे तो ये किस में आ गया? 14 वर्ष, ये आ गया 21 ए में आ गया है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध शामिल है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 47 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है। क्यों भिन्न है ये? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है आपके द्वारा न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं वह ग्राम पंचायतों को संगठित करने के और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है वह है किसे? जो पौर्ण लोग यानी जो बुढ़े लोग होते हैं उनकी शिक्षा के बारे में संविधान मौन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है क्या? नहीं है। सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है।
ये किस में आएगा? आपका कानूनी अधिकार में आएगा। नीति के निर्देशक तत्व समान नागरिक संहिता जो है आप देखेंगे 44 में आते हैं। राज्य बाद देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पुरुष के अंतर्गत सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाएं उपलब्ध हों। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चक्र है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। अब है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है पूरा होता है। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान पाए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार में पाए जाते हैं। यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार कर्तव्य दोनों का ही भाग है। क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। अब आगे हमारा मूल कर्तव्य आ गया है जो आप देखेंगे जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, जो रूस से लिया गया है, उस समय यूएसएसआर था। तो मूल कर्तव्य जो है, जैसे कि हमारा अधिकार है कुछ कार्य करने का, कुछ हमें अधिकार मिले हैं तो कुछ मूल कर्तव्य में मिले हैं। लेकिन भारतीय जनसंघ में आप देखेंगे कि अभी उतनी अच्छी साक्षरता ना होने की वजह से क्या किया गया है? साक्षरता का अभाव होने की वजह से इसको जो है कि किसी प्रकार का दंडनीय नहीं बनाया गया है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग मूल अधिकार के मूल कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर को समाप्त हो जाएगा। नया चैप्टर जो हमारा आएगा नए वीडियो से वो आएगा, आप देखेंगे राष्ट्रपति से प्रारंभ होगा। कहाँ से प्रारंभ होगा? वह राष्ट्रपति से प्रारंभ होगा। अब है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य में रखा गया है। किसमें रखा गया है? मौलिक कर्तव्य में से वह रखा गया, आप देखेंगे कि तीसरे स्थान पर रखा गया। 51 का के तहत उपखंड है गा, वो उसमें रखा गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 51A में किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि पर किए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने बताया था कि मूल कर्तव्य होने चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्यों में शामिल थे। कौन थे? A.L. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन। याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति के अन्य सदस्य कौन कौन से थे? A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन थे। यानी कुल मिलाकर 4 लोग थे। संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है किसमें? 76वें संविधान संशोधन में किए और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आप देखेंगे 3 जनवरी 1977 से ये प्रभावी हुआ। 42वें संविधान संशोधन, मैंने शायद 44वां बोल दिया था जो कि गलत था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको मूल कर्तव्य लाए गए। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है वह है भाग 4 का है। अब है भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए हैं। कब लागू हुए थे? ये लागू हुए थे 3 जनवरी 1977 से लागू हुए थे। मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन है। इन्हें संवैधानिक प्रक्रियाओं से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधि की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है।
अब है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है? आम चुनाव में मतदान जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये जो है व्यक्ति का जो एक स्वैच्छिक अधिकार है, साथ ही साथ यह ह्यूमन होने के नाते भी एक अधिकार है कि आप जाइए और अपना वोट डालिए, और यह किसी प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आप जान रहे हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो मेरी आप सभी से अपील है कि आप लोग जरूर जाके वोटिंग करिए, क्योंकि बदलाव से ही देश का विकास संभव हो सकता है। देश के विकास में प्रत्येक स्तर पर बदलाव की इस समय ज़रूरत है, चाहे वो अवसंरचनात्मक तरीके से हो, चाहे सांस्कृतिक तरीके से हो, चाहे आर्थिक तरीके से हो, या किसी भी प्रकार का तरीका हो। लेकिन देश का विकास तभी संभव है जब उसमें बदलाव आता रहे, उसमें कुछ नई नई चीज़ें जुड़ती रहें। तो इसीलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि लोकसभा में अपना जो मत है वह देने ज़रूर जाएं। अब आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंध के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द संबंधित है किससे? संविधान में। भारत के मौलिक कर्तव्य में हमारी मिलीजुली संस्कृति को समृद्ध विरासत को संरक्षित रखता है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य में सम्मिलित है, क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुनिश्चित करना रखना एवं हिंसा को दूर रखना। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है कि मिश्रित संस्कृति के समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति एवं वन्य प्राणी में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? वह है वन्य प्राणी का संरक्षण। भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। इसमें है ये अनुच्छेद 51 का के उपखंड 6 में है। सही कथन है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं कितने? 11 हैं। भारतीय संविधान के भाग देखेंगे आप 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित है, क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति का मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व है, क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना। तो ये आप लोग, मेरा ये आपसे अनुरोध है और आपका ये एक मानव होने के नाते भी आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप अपना जाइए वोट दीजिए। अब आएगा भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का मूल कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें है? यह मूल कर्तव्य में है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति उदारता बढ़ाना अनुच्छेद 51 का में है। प्राणियों की दया भावना रखना, ये 51 का के 6 में है। फिर देखेंगे आप ये अंतरराष्ट्रीय शांति वाला जो आया है ना, अभी देख रहे हैं, ये 51 जो आया है ये आपका नीति निर्देशक तत्व का भाग है। बाकी ये दोनों आप देखेंगे तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है और ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत में आएगा। जो आप कहते हैं न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, और फिर है ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास, 51 का जाम है। ये प्रश्न देखिए, 2 तो हर कोई टिक कर ले जाएगा, ये दोनों
लेकिन लोगों को जो गलती होगी ये दोनों में बहुत ज़्यादा गलती हो सकती है। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है अब की बार, कि प्राणियों के प्रति दया भावना रखना किसमें 51 का छा में है, जबकि ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, यानी ज्ञान अर्जन यानी हमें नए नए ज्ञान अर्जित करने चाहिए, जो अच्छे ज्ञान है हमें लेने चाहिए, और जो हमें कमियां हैं उसको सुधार करना चाहिए। कोई ऐसा ज्ञान जो मानव समाज को किसी प्रकार से आहत करता हो, उसकी भावनाओं को प्रभावित करता हो, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। ये सब किसमें बताया गया है? ये 51 का के जा में बताया गया है। तो चलिए, ये जो हमारा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों ही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति से पढ़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है अगर आप सिर्फ जीएस पॉइंटर जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसको ही पढ़ लेंगे ना, अगर आपका 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहा है तो निसंदेह आप 8 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंटरनेट सिक्योरिटी, किसी में भी देखेंगे आप, वो 2 क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो उन 2 के पीछे भागना नहीं है। ये अगर 8 आपको ज़रूर करना है, क्योंकि 8 जो होते हैं वो बैक ईयर से ही बनते हैं, और पॉलिटी जो है बहुत छोटे सब्जेक्ट में आता है, लेकिन हाँ बहुत डीप सब्जेक्ट पे भी ध्यान रखिए। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।